नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और हम पढ़ रहे हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स। तो अभी तक हमने जितने भी पढ़े हैं अब उसके आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आगे है जॉन लॉक। तो जॉन लॉक को हम समझते हैं कि भाई साहब का जन्म हुआ है 1632 से और मृत्यु हुई है 1704 ईस्वी में। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब जॉन लॉक का जन्म सामरसेट शायर में रिंगटन नामक स्थान पर 29 अगस्त 1632 को हुआ था। कहाँ? सामरसेट शायर में रिंगटन नामक स्थान पर 29 अगस्त 1632 को हुआ था। जॉन लॉक अनुभववाद के जन्मदाता हैं। किसका है भैया? अनुभववाद के जन्मदाता। अनुभववाद से तात्पर्य है कि ज्ञान 5 इंद्रियों के अनुभव से प्राप्त होता है। ज्ञान जो प्राप्त होता है 5 इंद्रियों के अनुभव से प्राप्त होता है। जॉन लॉक उदारवाद के पिता हैं। जॉन लॉक अधिकारों के सिद्धांत के जन्मदाता हैं। अधिकारों के सिद्धांत के जन्मदाता है। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत। जॉन लॉक को सामान्य बुद्धि कॉमन सेंस का दार्शनिक माना जाता है। ठीक है, कॉमन सेंस का। वेपर का कहना है कि जॉन लॉक एक महान परंपरा का पहला प्रवक्ता उदारवाद का तथा महान परंपरा का अंतिम प्रवक्ता मध्यकाल का है। जॉन लॉक रिचर्ड हुकर की रचना इक्लेसियास्टिकल पॉलिटी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। जॉन लॉक की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट है। इसके पहले भाग में जॉन लॉक ने रॉबर्ट फिल्मर की पुस्तक पैट्रियार्चा और द नेचुरल पावर ऑफ किंग्स का खंडन किया। ठीक है, जिसमें राजा की प्राकृतिक शक्तियों का वर्णन किया गया। ठीक है, जॉन लॉक के अनुसार राजा को अपनी संपत्ति अपने उत्तराधिकारी को देने की शक्ति नहीं है। जॉन लॉक ने प्राकृतिक अधीनता के सिद्धांत का खंडन किया जो फिल्मर ने दिया था। पुस्तक के दूसरे भाग में उसने अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। इस पुस्तक में 1688 की गौरवमयी क्रांति का समर्थन किया गया है। जॉन लॉक ने एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग नामक रचना लिखी। अनुभववादियों के अनुसार व्यक्ति का समूचा ज्ञान अनुभव पर आधारित है जो 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त होता है। इस विश्व का ज्ञान एवं उसका अनुभव ठीक है, इस विश्व का ज्ञान एवं उसका औचित्य केवल अनुभव द्वारा ही सिद्ध किया जा सकता है। अनुभववाद के अनुसार व्यक्ति का मस्तिष्क जन्म से खाली स्लेट के समान होता है। अनुभव के अनुसार कोई भी ज्ञान प्रागानुभविक नहीं होता। अनुभववाद बुद्धिवाद का विरोधी विचार है क्योंकि बुद्धिवाद के अनुसार ज्ञान मूलतः अनुभव पूर्व या प्रागानुभविक होता है। प्राकृतिक अधीनता के सिद्धांत का खंडन। रॉबर्ट फिल्मर के अनुसार यह कहा गया कि जिस प्रकार एक बच्चे पर पिता का प्राकृतिक नियंत्रण होता है, ठीक उसी प्रकार राजा का प्रजा पर स्वाभाविक रूप में नियंत्रण होता है। इस विचार को लॉक ने अस्वीकृत कर दिया। लॉक के अनुसार बच्चा अल्पवयस्क होता है, इसलिए पिता बच्चे को निर्देश दे सकता है, परंतु राजा प्रजा को निर्देश नहीं दे सकता क्योंकि प्रजा बच्चे नहीं हैं। इसीलिए व्यक्ति पर शासन करने का एक ही उपाय है, व्यक्ति से सहमति प्राप्त करना। पितृसत्तात्मक राज्य का खंडन। जॉन लॉक ने प्राकृतिक अधीनता के सिद्धांत का खंडन किया जिसका उल्लेख रॉबर्ट फिल्मर ने किया था। जॉन लॉक के अनुसार व्यक्ति पर राज्य का नियंत्रण व्यक्तियों की सहमति के बाद ही संभव है। जॉन लॉक के अनुसार पिता का बच्चों पर नियंत्रण एवं राज्य का नागरिकों पर नियंत्रण से अलग होता है। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत। जॉन लॉक ने प्राकृतिक अधिकारों में जीवन स्वतंत्रता तथा संपत्ति को शामिल किया। जॉन लॉक ने संपत्ति के अधिकार को अत्यधिक महत्व प्रदान किया तथा जीवन स्वतंत्रता के अधिकार को भी संपत्ति के अधिकार में निहित माना। जॉन लॉक के अनुसार व्यक्ति को प्राकृतिक अधिकार जन्मजात
जॉन लॉक के अनुसार व्यक्ति को प्राकृतिक अधिकार जन्मजात रूप में प्राप्त होते हैं, जैसे उसकी त्वचा का रंग। जॉन लॉक के विचारों से अमेरिकी संविधान निर्माता जेफरसन 1743 से 1826 तक का एवं मेडिसन प्रभावित थे। जेफरसन के अनुसार व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता एवं सुख लेने का अधिकार है। ठीक है, जेफरसन के अनुसार। जॉन लॉक के बाद प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन थॉमस पेन द्वारा किया गया है, जिन्होंने राइट्स ऑफ मैन नामक रचना लिखी। अतः व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों को कभी छीना नहीं जा सकता। बेंथम ने लॉक के प्राकृतिक अधिकारों की आलोचना करते हुए कहा कि प्राकृतिक अधिकार बकवास है, बकवासों से बढ़कर बकवास है। ठीक है, बेंथम के अनुसार राज्य एवं सरकार से पहले अधिकारों की कल्पना अतार्किक है। जॉन लॉक के प्राकृतिक अधिकारों की आलोचना एडमंड बर्क तथा रूसो ने भी की। संपत्ति का विचार। मैकफरसन के अनुसार जॉन लॉक द्वारा राज्य व सरकार के निर्माण का मूल उद्देश्य संपत्ति के सिद्धांतों को औचित्य प्रदान करना है। संपत्ति को परिभाषित करते हुए जॉन लॉक ने कहा कि संपत्ति व्यक्तियों का व्यक्तित्व और उसके स्वामित्व में स्थित वस्तुएं हैं। संपत्ति का आशय भूमि व वस्तुओं से है। जॉन लॉक ने मूल्य के श्रम सिद्धांत का निर्माण करते हुए कहा कि व्यक्ति प्राकृतिक वस्तुओं में अपना श्रम मिलाकर उनका स्वामी बन जाता है। उनके अनुसार प्रकृति ने पर्याप्त वस्तुएं दी हैं। व्यक्ति का मूल उद्देश्य अपने श्रम द्वारा अर्जित संपत्ति को सुरक्षित रखना है। जॉन लॉक संपत्ति पर प्रतिबंध भी लगाता है। संपत्ति दूसरों के लिए भी छोड़ना चाहिए तथा संपत्ति को नष्ट न किया जाए। उदारवादी विचारक। जॉन लॉक उदारवाद के जन्मदाता हैं। उदारवादी विचारक मूलतः व्यक्तिवादी विचारधारा है। ठीक है, प्राकृतिक नियम। लॉक के अनुसार प्राकृतिक नियमों का अभिप्राय क्या है? जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक नियम का अभिप्राय मध्यकालीन ईश्वरीय सार्वभौमिकता विधि है। सिसरो के अनुसार प्राकृतिक विधि का अभिप्राय ईश्वर द्वारा निर्मित नियमों से समुची सृष्टि संचालित है। सिसरो के अनुसार प्राकृतिक विधि का अभिप्राय ईश्वर द्वारा निर्मित नियमों से समुची सृष्टि संचालित है। व्यक्ति बुद्धिमान होने के कारण ईश्वरीय नियमों का ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन का संचालन करता है। लॉक के सामाजिक समझौते का मूल कारण प्राकृतिक अवस्था में कुछ असुविधाएं थीं जो निम्नलिखित थीं। एक स्पष्ट एवं मानव निर्मित नियम का अभाव था। इन नियमों को क्रियान्वित करने वाली संस्था की अनुपस्थिति थी। नियमों की व्याख्या करने वाले किसी निश्चित संस्था का अभाव। 2 समझौता। जॉन लॉक के विचार में निम्नलिखित 2 सामाजिक समझौता पाए जाते हैं। पहले समझौते में व्यक्तियों ने मिलकर नागरिक समाज का निर्माण किया। दूसरे समझौते में नागरिक समाज के द्वारा राज्य या सरकार का निर्माण किया गया। जॉन लॉक के समझौते में व्यक्तियों ने केवल दंड देने का अधिकार राज्य या कॉमनवेल्थ को सौंपा। जॉन लॉक ने राज्य या नागरिक समाज या समुदाय में अंतर नहीं किया। जॉन लॉक ने राज्य या नागरिक समाज या समुदाय में अंतर नहीं किया। समझौते के पश्चात भी प्राकृतिक अधिकार व्यक्ति के पास सुरक्षित हैं। जॉन लॉक के समझौते में व्यक्ति महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। जॉन लॉक ने सरकार को सीमित करने के लिए सरकार का 3 अंगों में विभाजन किया: विधायिका, कार्यपालिका, संधि निर्मात्री शक्ति। राज्य को सीमित करने के लिए लॉक ने संप्रभुता शब्द का प्रयोग ही नहीं किया। उसने संप्रभुता के स्थान पर ऑल सुपर पावर शब्द का प्रयोग किया। सामाजिक समझौते की विशेषता। समझौता पूर्व राजनीतिक था। ठीक है, समझौता पूर्व राजनीतिक था, पूर्व सामाजिक नहीं। समझौते में व्यक्तियों ने सभी अधिकार अपने पास रखे, केवल एक अधिकार, दंड देने का अधिकार सौंपा। ठीक है, दंड देने का अधिकार सौंपा। समझौता टूटने के बाद सरकार समाप्त होगी, इसलिए व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था में नहीं जाएगा। व्यक्तियों ने समझौते के द्वारा अपनी शक्ति या बहुमत समुदाय को प्रदान की। क्रांति का विचारक। लॉक के विचारों के परिणामस्वरूप इंग्लैंड में गौरवमयी क्रांति हुई। उसके विचारों ने फ्रांसीसी क्रांति को भी प्रभावित किया। अमेरिकी क्रांतिकारी एवं अमेरिका के संविधान निर्माता जेफरसन एवं मेडिसन लॉक के विचारों से अत्यधिक प्रभावित थे। अमेरिका के संविधान पर लॉक के विचारों का अत्यधिक प्रभाव है। लॉक के क्रांति का विचार।
जॉन लॉक के विचारों में सीमित और संवैधानिक शासन का आधार पाया जाता है। सीमित और संवैधानिक शासन। राज्य ने संभावित निरंकुश व्यक्ति पर प्रतिबंध लगाने के लिए निम्न आधार पर क्रांति को औचित्यपूर्ण ठहराया। यदि राजा या एक व्यक्ति विधि के स्थान पर निरंकुश शासन करने लगे, जब राजा विधायिका के स्वतंत्र कार्यकरण में बाधा उत्पन्न करे, जब राजा निरंकुश रूप में चुनाव या चुनाव के तरीके में परिवर्तन करने लगे, जब राजा या विधायिका अपने नागरिकों को किसी विदेशी शक्ति के हवाले सौंपने लगे, ठीक है। यदि सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी विधि की अवहेलना या उसका पालन न करे, जॉन लॉक के अनुसार क्रांति के परिणाम स्वरूप सरकार को हटाया जाता है, राज्य या कॉमनवेल्थ विद्यमान रहता है, ठीक है। जबकि हॉब्स के अनुसार क्रांति के परिणाम स्वरूप प्राकृतिक अवस्था में पुनः आ जाएगी, क्योंकि हॉब्स के विचार में राज्य, समाज व सरकार सभी का निर्माण एक ही समझौते से हुआ था। जॉन लॉक ने सरकार को एक ट्रस्ट या लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी की संज्ञा दी। जॉन लॉक ने क्रांति के स्थान पर स्वर्ग से प्रार्थना शब्द का प्रयोग किया, अपील टू हेवन। और राज्य के कार्य, जॉन लॉक ने राज्य के नकारात्मक कार्यों का उल्लेख किया है, ठीक है, नकारात्मक कार्यों का उल्लेख किया है। बनाए रखना, बाह्य शत्रुओं से आक्रमण से रक्षा, राज्य की प्रकृति, नकारात्मक राज्य, पुलिस राज्य, रात्रि प्रहरी राज्य और हस्तक्षेपकारी राज्य का अभिप्राय। समझौते के सिद्धांत को बनाए रखना, पितृसत्तात्मक राज्य का अभाव होना। लॉक की शासन प्रणाली, ठीक है। सहमति का शासन, सीमित शासन। जॉन लॉक स्वतंत्र राजतंत्र का विरोधी था, परंतु संवैधानिक राजतंत्र का समर्थन किया। जॉन लॉक के अनुसार प्रतिनिधि शासन में सबके लिए प्रतिनिधित्व नहीं था। जॉन लॉक के लिए लोकतंत्र एक साधन तथा उदारवाद साध्य था। व्यक्तिवाद, व्यक्ति को राज्य एवं समुदाय से ज़्यादा महत्व देने वाले विचारक व्यक्तिवादी कहलाते थे। व्यक्तिवादी व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं सुख बढ़ाने के लिए राज्य को साधन मानते थे। इसलिए उदारवादी उपयोगितावादी विचारक व्यक्ति की मान्यता में विश्वास रखते हैं। पूंजीवादी विचारक C.B. मैकफर्सन ने अपनी रचना द पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ पजेसिव इंडिविजुअलिज्म 1962 में हॉब्स एवं लॉक को स्वत्वमूलक व्यक्तिवादी कहा। C.B. मैकफर्सन ने लॉक को पूंजीवाद का जन्मदाता कहा। C.B. मैकफर्सन ने, ठीक है। C.B. मैकफर्सन के अनुसार लॉक के राज्य का मुख्य उद्देश्य संपत्ति की रक्षा करना है। C.B. मैकफर्सन के अनुसार लॉक ने संपत्तिशाली लोगों को अधिकार प्रदान किए। जेम्स टुली इस विचार से सहमत नहीं हैं। इनके अनुसार लॉक संवैधानिक शासन का समर्थक है, ठीक है। लॉक के विचारों में अंतर्निहित विरोधाभास। जॉन लॉक के विचार एक ओर अनुभववाद से प्रभावित हैं तथा दूसरी ओर मध्यकालीन विचारक रिचर्ड हुकर का उन पर स्पष्ट प्रभाव है। लॉक के विचारों में हॉब्स की भांति तार्किक संगति विद्यमान नहीं है, क्योंकि उसने 4 स्तर पर सर्वोच्च शक्ति की कल्पना की है। सरकार में विधायिका सर्वोच्च होगी, जबकि सरकार से सर्वोच्च समुदाय होगा। समुदायों का भी मूल उद्देश्य प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करना है। प्राकृतिक अधिकारों से महत्वपूर्ण प्राकृतिक विधि है। इसलिए यह भ्रम उत्पन्न होता है कि व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार ज़्यादा महत्वपूर्ण है या समुदाय के दंड का अधिकार ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। व्यक्ति ज़्यादा महत्वपूर्ण है या समुदाय का महत्व ज़्यादा है। समझौते 1 या 2 स्पष्ट नहीं है। उदारवादी होते हुए भी मध्यकालीन विचारों से प्रभावित है। लॉक की रचनाएं, एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग 1687 में लिखा गया तथा 1690 में 1690 में प्रकाशित हुआ। लॉक ने 4 लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन 1689 में लिखा, जिसमें दूसरा पत्र अत्यधिक प्रसिद्ध है। लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन 1698, द रीजनेबलनेस ऑफ क्रिश्चियनिटी 1695। इस पुस्तक में लॉक ने ईसाई धर्म का तार्किक बचाव किया। 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट 1689। इस पुस्तक के बारे में पीटर लॉसलेट ने कहा कि यह रचना 1688 की गौरवमयी क्रांति के पहले लिखी गई थी।
सम थॉट्स कंसर्निंग एजुकेशन। 1693 शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के जन्मदाता मॉन्टेग्यू हैं। इन्होंने द स्पिरिट ऑफ द लॉज 1648 नामक महत्वपूर्ण रचना लिखी। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान निर्माण पर लॉक का प्रभाव पड़ा है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा लॉक के बाद, जॉन लॉक के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्वागत है आपका फिर से पॉलिटिकल थिंकर की सीरीज़ में, और हम इस बार पढ़ेंगे जे रूसो। बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है पॉलिटिकल थिंकर्स की सीरीज़ में। चलिए शुरुआत करते हैं। तो जे रूसो का जन्म स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा शहर में 712 ईस्वी में हुआ था। राजनीतिक विज्ञान में रूसो ने पहली बार समानता की संकल्पना डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी 1754 इस पुस्तक में स्थान दिया। ठीक है, डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी 1754 इस पुस्तक में स्थान दिया। सेबाइन के अनुसार रूसो ने आधुनिक युग में पहली बार समुदाय की मान्यता को पुनर्जीवित कर दिया। रूसो स्पार्टा के समुदाय से प्रभावित था। रूसो ने आधुनिक युग में पहली बार प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रतिपादन किया। रूसो ने पहली बार राष्ट्रवाद की संकल्पना का सैद्धांतिक आधार रखा। रूसो ने नागरिक धर्म की संकल्पना दी। फ्रांसीसी क्रांति पर रूसो का बहुत अधिक प्रभाव था। प्रबोध काल के युग में तर्क व विवेक के प्रति विद्रोह किया। रूसो का प्रसिद्ध कथन है कि बुद्धिमान व्यक्ति पतित प्राणी है। रूसो के विचारों में प्राकृतिक अधिकारों का कोई स्थान नहीं है। कोई स्थान नहीं है प्राकृतिक अधिकारों का। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि रूसो के हाथों में पहुंचकर प्राकृतिक अधिकारों की संकल्पना मृत हो गई। रूसो के विचारों से अमेरिका सहित दुनिया के कई संविधानों की प्रस्तावना प्रभावित है। रूसो को जैकोबिन वाद व ब्लांकीवाद का पिता माना जाता है। जैकोबिनवाद फ्रांसीसी क्लब का नाम जैकोबिन था, जिसका नेता रोबिस्पियर था। इस क्लब के अनुसार क्रांति अपरिहार्य है और यह किसी भी स्थान द्वारा की जाएगी। ब्लांकीवाद, लुईस ब्लांकी के नाम पर ब्लांकीवाद शब्द का प्रचलन हुआ। ब्लांकी ने फ्रांस में सशस्त्र एवं गुप्त क्रांति का सिद्धांत दिया। ब्लांकी के अनुसार क्रांति छोटे विशिष्ट वर्ग द्वारा संचालित होगी। वेपर ने कहा कि रूसो तर्क का उत्साही धर्मदूत है। ठीक है, वेपर ने कहा कि रूसो तर्क का उत्साही धर्मदूत है, जिसने विवेक के काल के लिए मार्ग प्रशस्त करते हुए अधिकांश विचारों से अधिक कार्य किया। ठीक है, रोमांटिक विचारक, रूसो के विचार अत्यधिक नैतिकवादी एवं आदर्शवादी हैं, जिसमें वह वर्तमान समाज की बुराइयों को परिवर्तित करके एक आदर्श समाज के निर्माण का प्रयत्न कर रहा है। सामाजिक समझौता, रूसो ने हॉब्स और लॉक की तरह सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया तथा राज्य की उत्पत्ति, स्वभाव इत्यादि का वर्णन किया। मानव स्वभाव व प्राकृतिक अवस्था, रूसो ने मनुष्य के स्वभाव को पशुवत माना। वह ना तो अच्छा है ना ही बुरा है, बल्कि वह अपने प्राकृतिक पशुवत जीवन में रहता है। ठीक है, रूसो ने व्यक्ति को भद्र पशु, नोबल सैवेज की संज्ञा दी। यह भद्र पशु पूर्ण रूप में स्वतंत्र था। यह व्यक्ति भद्र इसलिए था क्योंकि इसे स्वयं के प्रति प्रेम एवं दूसरों के प्रति सहानुभूति थी। अपनी रचना द सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762 में रूसो ने कहा कि मनुष्य स्वतंत्र जन्मा है, लेकिन सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। फिर से द सोशल कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने अपनी रचना में कहा, 1762 में कहा, मनुष्य स्वतंत्र जन्मा है लेकिन सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है। समाज के विकास तथा संपत्ति के उदय से यह स्वतंत्रता लुप्त होने लगी। इसी स्वतंत्रता को फिर से प्राप्त करना मूल उद्देश्य है, इसके लिए रूसो ने प्रकृति की ओर लौट चलो का नारा लगाया। इसका अर्थ ऐतिहासिक रूप में लौटना बिल्कुल नहीं, बल्कि मानव को नैतिक प्रवृत्तियों द्वारा निर्देशित जीवन है।
मैक्सी ने रूसो को प्रकृति का शिशु, चाइल्ड ऑफ नेचर कहा। रूसो की मूल समस्या क्या थी? उसके अनुसार प्राकृतिक अवस्था की मुक्त स्वतंत्रता संपत्ति और सभ्यता के विकास के पश्चात समाप्त हो गई। उसके अनुसार प्राकृतिक अवस्था की मुक्त स्वतंत्रता संपत्ति और सभ्यता के विकास के पश्चात समाप्त हो गई। रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था की स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए एक वैकल्पिक समाज का निर्माण आवश्यक है। रूसो के अनुसार मानव के भ्रष्ट होने का मूल कारण समाज और संस्थाएं हैं, मानव स्वभाव नहीं। समझौता। रूसो के सामाजिक समझौते का मूल उद्देश्य स्वतंत्रता की प्राप्ति था। रूसो के सामाजिक समझौते की विधि हॉब्स की भांति परंतु उसका मूल तत्व लॉक की भांति है। समझौता हॉब्स की भांति कैसे? रूसो में भी हॉब्स की भांति एक समझौता पाया जाता है। रूसो के समझौते में भी व्यक्तियों ने अपने सभी अधिकार राज्य को सौंप दिए। रूसो के समझौते में भी व्यक्ति ने अपने सभी अधिकार राज्य को सौंप दिए। रूसो का राज्य हॉब्स की भांति ही निरंकुश, शक्तिशाली, असीमित और अदेय और अविभाज्य है। रूसो के समझौते में लॉक की विषय वस्तु। रूसो ने प्रत्यक्ष लोकतंत्र का आधार समझौते के द्वारा रखा। लॉक की भांति रूसो ने सरकार को एक मजिस्ट्रेट की संज्ञा दी। रूसो के राज्य की प्रकृति। रूसो का राज्य आंगिक राज्य है। उसने राज्य को असीमित, अधेय, अविभाज्य और सर्वोच्च शक्तिशाली माना। रूसो के राज्य पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं है। संप्रभुता। रूसो की संप्रभुता असीमित, अधेय, अविभाज्य एवं कभी त्रुटि न करने वाली संस्था है। रूसो के विचार में लोकप्रिय संप्रभुता का विचार पाया जाता है। उसने राज्य और संप्रभुता के लिए सामान्य इच्छा शब्द का प्रयोग किया है। सामान्य इच्छा का विचार रूसो के विचारों का केंद्र बिंदु है। ठीक है। रूसो के अनुसार मानव में दो प्रकार की इच्छा पाई जाती हैं: समुदाय के कल्याण की इच्छा, रियल विल, और स्वार्थपूर्ण इच्छा, एक्चुअल विल। सामान्य इच्छा का अभिप्राय समुचे समाज के भलाई की इच्छा है। अतः सामान्य इच्छा का अभिप्राय सभी की इच्छा नहीं बल्कि सभी के कल्याण की इच्छा है। ठीक है। सभी की इच्छा नहीं बल्कि सभी के कल्याण की इच्छा है। अतः सामान्य इच्छा एक आदर्शवादी संकल्पना है। ठीक है। सामान्य इच्छा गुणात्मक है, मात्रात्मक नहीं। समुदाय के कल्याण की इच्छा का योग सामान्य इच्छा है। ठीक है। हर्नेसा ने कहा कि लेवियाथन का कटा सिर ही रूसो की सामान्य इच्छा है। सामान्यतः हर्नेसा ने कहा कि लेवियाथन का कटा सिर ही रूसो की सामान्य इच्छा है। समानता के विचार का समर्थन। रूसो के अनुसार कोई व्यक्ति इतना गरीब न हो कि स्वयं को बेच सके तथा कोई व्यक्ति इतना धनवान न हो कि वह दूसरों को खरीद सके। मालिक एवं दास, शासक एवं शासित का भेदभाव समाप्त होना चाहिए। रूसो ने महिलाओं के लिए समान शिक्षा के अधिकार का समर्थन नहीं किया। ठीक है। महिलाओं को समान शिक्षा का अधिकार नहीं मिलना चाहिए, ऐसा रूसो की मान्यता थी। रूसो मान्यता था स्वतंत्रता की संकल्पना। रूसो के लिए स्वतंत्रता का अर्थ है अपनी नैतिक इच्छा का पालन करना है। समुदाय की भलाई के लिए कार्य करना ही स्वतंत्रता है। सेबाइन के अनुसार रूसो के स्वतंत्रता की संकल्पना को विरोधाभासी स्वतंत्रता, पैराडॉक्स ऑफ फ्रीडम कहा जाता है। रूसो का कथन है कि जो व्यक्ति अपनी सामान्य इच्छा का पालन नहीं करेंगे उस व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाएगा। इसी कारण उसे फासीवाद के विचार का दार्शनिक पिता कहा जाता है। रूसो का कथन है कि जो व्यक्ति अपनी सामान्य इच्छा का पालन नहीं करेंगे उस व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाएगा। इसी कारण उसे फासीवाद के विचार का दार्शनिक पिता कहा जाता है। रूसो की शासन प्रणाली। ठीक है। रूसो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के जन्मदाता माने जाते हैं। उन्होंने प्रतिनिधिवादी लोकतंत्र का कड़ा खंडन किया। व्यावहारिक समस्या को देखते हुए रूसो ने यह भी कहा कि लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जो केवल ईश्वर के राज्य के लिए उपयुक्त है। रूसो के लोकतंत्र की मान्यताओं को आमूलवादी लोकतंत्र भी कहा जाता है। आमूलवादी लोकतंत्र भी कहा जाता है। ठीक है। आमूलवादी लोकतंत्र भी कहा जाता है। उसके
ठीक है। उसके लोकतंत्र को जनमत संग्रही लोकतंत्र भी कहा जाता है, जनमत संग्रही लोकतंत्र भी कहा जाता है। मैकफर्सन ने अपनी रचना द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी 1977 में रूसो के लोकतंत्र को विकासवादी लोकतंत्र डेवलपमेंटल डेमोक्रेसी की संज्ञा दी। राष्ट्रवाद रूसो को राष्ट्रवाद के विचार का सैद्धांतिक जन्मदाता माना जाता है। रूसो को राष्ट्रवाद के विचार का सैद्धांतिक जन्मदाता माना जाता है। उसने राष्ट्रवाद को नागरिक धर्म से संबंधित करने का प्रयास किया। उसने राष्ट्रवाद को नागरिक धर्म से संबंधित करने का प्रयास किया। ठीक है। विविधतावादी विचार रूसो लोकतांत्रिक भी है, रूसो व्यक्तिवादी भी है। रूसो लोकतांत्रिक भी है, रूसो व्यक्तिवादी भी है। समाजवादी उससे प्रेरणा लेते हैं, फांसीवादी भी उससे प्रभावित हैं। रूसो की आलोचना टॉकमैन के अनुसार रूसो आधुनिक सर्वाधिकारवादी विचारधारा का दार्शनिक प्रणेता है। आधुनिक सर्वाधिकारवादी विचारधारा का दार्शनिक प्रणेता है। ठीक है। रूसो की रचनाएं द गवर्नमेंट ऑफ पोलैंड 1777, द गवर्नमेंट ऑफ पोलैंड 1772, एसे ऑन द ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज 1781। ठीक है। ईमाइल ऑन एजुकेशन और ईमाइल और ट्रीटीज ऑन एजुकेशन 1762, यह रूसो द्वारा शिक्षा पर लिखी गई रचना है। डिस्कोर्स ऑन द साइंसेज एंड आर्ट्स 1750, डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन एंड बेसिस ऑफ इनइक्वालिटी अमंग मैन 1754, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट और प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल राइट्स 1762। ठीक है। की रचना में उसके आदर्शवादी विचार प्लेटो की भांति उल्लेखित हैं। डिस्कोर्स ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी 1755 में रूसो ने कहा कि संपत्ति का असीमित अर्जन राज्य के द्वारा प्रतिबंधित होना चाहिए। द लॉ नोवेली हॉलीज 1761, 4 लेटर्स टू मी डी मेल्सबर्ग 1762। ये हमने पढ़ा रूसो के बारे में। तो एक बार फिर से देखते हैं जे रूसो। तो जे रूसो का हमने जन्म पढ़ा, फिर बाद में जैकोबिनवाद, ब्लांकीवाद, और फिर यहाँ पर था रोमांटिक विचारक, फिर सामाजिक समझौता, मानव स्वभाव और प्राकृतिक अवस्था, और रूसो की मूल समस्याएं। समझौता रूसो के राज्य की प्रकृति, संप्रभुता, सामान्य इच्छा और सामान्यता के विचार का समर्थन, स्वतंत्रता की संकल्पना, विरोधाभासी स्वतंत्रता, रूसो की शासन प्रणाली, और राष्ट्रवाद, विविधतावादी विचार, रूसो की आलोचना। ठीक है। रूसो की रचनाएं, ये हमने पढ़ा रूसो के बारे में। जर्मी बैंथम, अब हम पढ़ने जा रहे हैं जर्मी जर्मी बैंथम का जन्म 1748 ईस्वी में लंदन में हुआ था। ठीक है। जर्मी बैंथम की मूल रचनाएं। अब रचना अ फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट 1891, अ फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट, एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन 1879, कॉन्स्टिट्यूशनल कोड्स 1830, प्लान ऑफ पार्लियामेंट्री रिफॉर्म 1817, Bentham's Radical Reform Bill 1819, Emancipate Your Colonies addressed to the National Convention of France as 1830, The Principles of International Law, essay, The Discourses on Civil and Penal Legislation 1802, A Catechism of Parliamentary Reform 1817। मूल विशेषताएं। बेंथम ने इंग्लैंड के अमूर्त विचारों का खंडन किया। प्राकृतिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, सामान्य इच्छा, ईसाई नैतिकता। उसके नवीन विचारों के कारण सेबाइन ने उसे दार्शनिक अमूलवादी कहा। उसके नवीन विचारों के कारण सेबाइन ने उसे दार्शनिक अमूलवादी कहा। उपयोगितावादी
उपयोगितावाद। बेंथम उपयोगितावाद के पहले व्यवस्थित प्रतिपादक हैं। उसने उपयोगितावादी मान्यता प्रतिपादित करते हुए कहा कि यदि सुखों की मात्रा समान हो तो पुष्पिन खेलना उतना ही अच्छा है जितना कि अच्छा काव्य पढ़ना। ठीक है। मानव जीवन का मूल उद्देश्य सुख की प्राप्ति है तथा मानव दुख को कम से कम करना चाहता है। बेंथम ने अपनी रचना एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स प्रिंसिपल ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन 1879 लिखी। 1879 में लिखा है कि मानव जीवन के दो स्वामी हैं, सुख और दुख। ऐसा कार्य जो मानव को ज़्यादा से ज़्यादा सुख प्रदान करे वह उपयोगी है। वे सब काम अच्छे हैं जो सुख उत्पन्न करें। वह समाज अच्छा है जहाँ अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख हो। बेंथम के अनुसार सुख मात्रात्मक होता है। बेंथम एक उपयोगितावादी विचारक है। उपयोगितावाद को परिणामवाद भी कहा जाता है। बेंथम के सुख मापन की गणना को सुखवादी आकलन पैल्सेफिक कैलकुलेशन कहा जाता है। बेंथम के अनुसार सुख को मापने के निम्नलिखित मात्रक हैं: तीव्रता, टेंसिटी, समयावधि, ड्यूरेशन, निश्चितता, सर्टेनिटी, निकटता, प्रोपिनक्विटी, उर्वरक, फेक्युंडिटी, उत्पादक, प्यूरिटी, मात्रा, एक्सटेंट। बेंथम ने अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख का विचार दिया। उसने यह विचार हचिसन से लिखा। सुख और दुख नाम शब्द उन्होंने प्रिस्टले से लिखा। ओके। उपयोगितावाद एवं उदारवाद। उपयोगितावाद उदारवाद का एक प्रकार है जो भौतिकवाद तथा सुख दुख के आधार पर संवैधानिक लोकतंत्र एवं अधिकारों को मान्यता देता है और उपयोगितावाद का व्यक्तिवादी विचार है। राज्य एक कृत्रिम संगठन है। व्यक्ति के संगठित समूह को राज्य कहा जाता है। व्यक्ति सुख की प्राप्ति के लिए राज्य का निर्माण करता है। बेंथम के अनुसार राज्य की प्रकृति यांत्रिक है, अतः बेंथम के विचार में व्यक्तियों को राज्य के द्वारा अधिकार प्राप्त होते हैं। बेंथम के अनुसार राज्य ठीक है यही यदि वह सुख प्रदान करता है, अतः राज्य का आधार सुख है। बेंथम ने राज्य को एक उपयोगी संस्था बताया क्योंकि यह व्यक्तियों के सुखों से वृद्धि करता है। ठीक है। अधिकार। बेंथम ने प्राकृतिक अधिकारों की संकल्पना का खंडन किया तथा प्राकृतिक अधिकारों को बकवास कहा। बेंथम ने प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत देते हुए कहा कि अधिकार राज्य द्वारा प्राप्त होते हैं। ठीक है। अधिकार राज्य द्वारा प्राप्त होते हैं। संप्रभुता। बेंथम ने संप्रभुता को हॉब्स की भांति असीमित, अदेय एवं अविभाज्य बताया। बेंथम ने शक्ति विभाजन को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने राज्य को वैधानिक संप्रभु कहा। ठीक है। बेंथम के समर्थन में ऑस्टिन ने संप्रभुता का सिद्धांत दिया। समाज। बेंथम के अनुसार समाज व्यक्तियों का योग मात्र है, अतः उसके समाज की प्रकृति आणविक है। व्यक्ति स्वभाव से ज़्यादा सुख प्राप्त करना चाहता है। कल्याणकारी राज्य का विचार। बेंथम के विचारों में पहली बार राज्य के सकारात्मक कार्यों का वर्णन अंतर्निहित है। राज्य सामाजिक विधायन द्वारा कल्याणकारी कार्य करे। बेंथम ने राज्य के सकारात्मक कार्यों का उल्लेख किया तो किया, परंतु उसने राज्य के आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप का समर्थन नहीं किया। ठीक है। इसलिए उसके कल्याणकारी राज्य की संकल्पना आंशिक और अधूरी है क्योंकि उसने आर्थिक रूप में हस्तक्षेपवादी राज्य का समर्थन किया। सार्वभौमिक अहमवाद। सेबाइन के अनुसार बेंथम का विचार सार्वभौमिक अहमवाद का प्रतीक है। इसके अनुसार व्यक्तियों का योग ही पूरा विश्व है। समाज और राज्य कृत्रिम संस्थाएं हैं। नैतिकता और राजनीति। मैक्सी के अनुसार बेंथम ने राज्य और नैतिकता के मध्य वैसा ही पृथक्करण किया जैसा कि मैकियावेली ने नैतिकता और राजनीति के मध्य किया। इसलिए सेबाइन ने उसे मूलवादी दार्शनिक कहा क्योंकि उसने ईसाई नैतिकता की मान्यता को पूर्णतः अस्वीकृत कर दिया। ठीक है। ईसाई नैतिकता की मान्यता को पूर्णतः अस्वीकृत कर दिया। शासन प्रणाली। बेंथम ने विलियम ब्लैकस्टोन एवं उसकी रचना द
कमेंटरीज ऑन द लॉज ऑफ इंग्लैंड 1771 की आलोचना की। लोकतंत्र को उपयुक्त शासन प्रणाली बताया। वेपर ने बेंथम के लोकतंत्र को व्यक्ति स्वभाव के आधार पर स्वीकार किया। लोकतंत्र में अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख प्राप्त होता है। बेंथम ने इतिहास, संस्कृति एवं सामाजिक विकास सभी मान्यताओं को उपेक्षित कर दिया, इसलिए वेपर ने उसे अमूर्तवादी कहा। मैकफर्सन ने बेंथम के लोकतंत्र को लोकतंत्र का संरक्षणात्मक मॉडल कहा। सामाजिक सुधारक के रूप में योगदान। वर्तमान युग में होने वाले सभी सुधारों पर बेंथम का प्रभाव है। बेंथम ने थ्योरी ऑफ लेजिस्लेशन 1894 नामक पुस्तक लिखी। बेंथम मूलतः सुधारवादी हैं। वे दार्शनिक नहीं बल्कि सामाजिक सुधारों का दार्शनिक हैं। बेंथम के विचारों का मूल केंद्र सुधार है, शिक्षा के माध्यम से सुधार। बेंथम की जेल सुधार योजना को पेनोप्टिकन कहा जाता है। बेंथम ने एक व्यक्ति एक मत का विचार प्रतिपादित किया। कार्लाइल ने बेंथम के दर्शन को सुअर का दर्शन पिग फिलॉसफी कहा। बेंथम ने अपने विचार में कल्याणकारी राज्य का आधार रखा। उन्होंने राज्य के नकारात्मक कार्यों की बजाय राज्य के सकारात्मक कार्यों पर भी बल दिया। उन्हें सबसे बड़ा सामाजिक सुधारक माना जाता है। उन्होंने ब्लैकस्टोन के विचारों का खंडन किया। ठीक है, ब्लैकस्टोन के विचारों का खंडन किया। विधि या सामाजिक सुधारक कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं विधि या सामाजिक सुधारों का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां बेंथम का प्रभाव न हो। सार्वभौमिक मताधिकार का समर्थक एवं मताधिकार शिक्षित व्यक्तियों को ही प्राप्त, महिलाएं शामिल नहीं। गुप्त मतदान प्रणाली का समर्थक, संसद के कार्यकाल को 1 वर्ष तक सीमित करने का पक्षधर तथा लॉर्ड सभा एवं सम्राटों के शासन का विरोधी। शासन का विरोधी। ये हमने पढ़ा बेंथम के बारे में। तो जर्मी बेंथम की ये रचनाएं हो गई। ठीक है, जर्मी बेंथम की मूल विशेषताएं हो गई। उपयोगितावाद हो गया, उपयोगितावाद एवं उदारवाद। राज्य हो गया, ठीक है, राज्य हो गया। अधिकार हो गया, संप्रभुता, समाज, व्यक्ति का स्वभाव, कल्याणकारी राज्य का विचार, सार्वभौमिक अहमवाद, नैतिकता और राजनीति और शासन प्रणाली, सामाजिक सुधारक के रूप में योगदान। ठीक है, ये सब हमने बेंथम के बारे में पढ़ा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में